हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों एक नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं जो कि यूपी पीसीएसजे मेन एग्जामिनेशन से रिलेटेड साथियों ये वीडियो होगा। इसी वीडियो के बारे में साथियों हम चर्चा करेंगे। देखिए इस वीडियो का जो मेन मोटिव है साथियों वो है जनरल नॉलेज का जो पेपर आता है उसी पेपर के रिगार्डिंग हम यहाँ पे बात करेंगे। और उसके लिए मैं मॉडल आंसर भी आप लोगों के लिए फ्रेम करके लाया हूँ। साथियों जो मैं मॉडल आंसर फ्रेम करके लाया हूँ वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और साथ साथ जो इंटरनेशनल करंट अफेयर है इन दोनों का मैं कोरिलेशन किया हूँ और पेपर को एनालिसिस किया हूँ। उसी के अकॉर्डिंग मैं सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे मैं फ्रेम करके लाया हूँ। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है COP15 सम्मेलन। तो ये जो COP15 का सम्मेलन हुआ था इससे रिलेटेड मैं बात को बताऊंगा। इसके बारे में कैसे आपको मेन एग्जामिनेशन में अपने आंसर को फ्रेम करना है इससे रिलेटेड सभी मुद्दों को बताऊंगा। चीता परियोजना, यहाँ पे आपको नया चीज़ देखने के लिए मिल रहा होगा साथियों। चीता परियोजना आप सभी को पता है कि नामीबिया से हमारे देश में चीते लाए गए थे और उन चीतों को कहाँ रखा गया है तो कूनो नेशनल पार्क में रखा गया। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ भारत का पहला भू पार्क इस्टेब्लिश्ड किया गया है साथियों, इसके भी बारे में हम चर्चा करेंगे। कूलिंग ऑफ पीरियड, ये साथियों आप सोच रहे होंगे कि ये कूलिंग ऑफ पीरियड कहाँ डिफाइन किया गया है, ये कूलिंग ऑफ पीरियड क्या होता है। तो जी हाँ दोस्तों, इसी सभी चीज़ों के बारे में हम आपके लिए चर्चा करने के लिए मैं आया हूँ और इस वीडियो में मैं उन सभी चीज़ों को बताऊंगा जो आपके मेन एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही रेलेवेंट साबित होगा। अगर साथियों आप अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और साथियों कमेंट सेक्शन ओपन होता है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमको बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लग रहा है। अगर आपके एग्जामिनेशन के लिए सेशन हेल्पफुल हो रहा है तो इस टाइप के सेशन मैं रेगुलर आपके लिए कंडक्ट करूंगा। जी हाँ दोस्तों, बिना देर किए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए साथियों, जो भी मैं आंसर फ्रेम कराता हूँ ये यूपीएससी के फॉर्मेट पे ही मैं कराता हूँ। जब साथियों आप कभी भी अपना आंसर फ्रेम करें तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने यूपीएससी के फॉर्मेट के ही अकॉर्डिंग आप अपने आंसर को फ्रेम करेंगे। अगर इस तरह से आप अपने साथियों आंसर को फ्रेम करते हैं तो मान के चलिए आपका जो हैबिट बन जाएगा वो एक अच्छा हैबिट हो जाएगा और जब आप एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो इस टाइप के कॉपी को देख करके आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी शिकवा शिकायत कोई भी दिक्कत आपको नहीं महसूस होगी, क्योंकि आप एग्जामिनेशन से पहले बहुत एग्जामिनेशन दे दिए हैं। ये एग्जामिनेशन ही तो है जो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, ये एज ए एग्जामिनेशन ही आपको इसको लेना है कि हाँ मैं एग्जामिनेशन में जो प्रेशर फील कर रहा हूँ वही प्रेशर यहाँ पे भी आपको उसी तरह से बैठ करके अपने आंसर को सॉल्व करना है। देखिए साथियों यहाँ पे मैं दिखा देना चाहता हूँ ये यूपी पीसीएसजे मेन एग्जामिनेशन के लिए है और खास करके जो जनरल नॉलेज का जो हमारा पेपर फर्स्ट होता है उसी जनरल नॉलेज के पेपर के बारे में हम बात करेंगे। साथियों देखिए जो जैव विविधता का COP15 का सम्मेलन हुआ था जिसको हम लोग COP15 का सम्मेलन कहा जाता है और ये मैं इसको करंट अफेयर के साथ को रिलेट करके मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि साथियों जब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालिसिस करेंगे तो उसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। जब आप इस टाइप के क्वेश्चंस को ऑलरेडी डील कर चुके होंगे तो जब आप एग्जामिनेशन में जाएंगे तो ये क्वेश्चन अगर आपके सामने आता भी है, अगर इससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आता है तो साथियों आप उस क्वेश्चन को कुछ अच्छे ढंग से आप टैकल करेंगे और अच्छे तरीके से लिख देंगे। साथियों एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो भी आंसर इस तरह से लिखने के लिए आते हैं या तो आपसे आएंगे 50 वर्ड में लिखने के लिए, ठीक, या 75 वर्ड में लिखने के लिए आएंगे या 45 वर्ड में लिखने के लिए आएंगे। इसी टाइप का वर्ड आपको दिया रहेगा और इसी वर्ड लिमिट्स में आपको अपने आंसर को फ्रेम करना होता है। तो जी हाँ दोस्तों, इसको बिना देर किए हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे दे दिया है जैव विविधता COP15 सम्मेलन। अब इसके बारे में हमको यहाँ पे दिखाना है। बताया जा रहा है कि कनाडा के मॉन्ट्रियल नामक शहर में ये बायोडाइवर्सिटी पर विश्व का 195 देश का 15वां सम्मेलन COP15 7 से 19 दिसंबर 2022 तक आयोजन किया गया। यहाँ तक की बातों को आपको देख करके आसानी से समझ में आ रहा होगा। आसान लैंग्वेज में भी मैंने लिखा है कि 195 सदस्य देश हैं और उसका ये 15वां सम्मेलन आयोजित किया गया है। कहाँ पे आयोजित किया गया है तो मॉन्ट्रियल शहर में। और किस चीज़ के लिए ये सम्मेलन इस्टेब्लिश किया गया है, किस लीग के लिए ये सम्मेलन किया गया है तो ये बायोडाइवर्सिटीज को ध्यान में रखते हुए ये सम्मेलन को ऑर्गेनाइज किया गया। इसका क्या नाम दिया गया साथियों तो COP15 7 से लेकर के 19 दिसंबर 2022 तक चला है। साथियों ये आपका करंट अफेयर्स भी यहाँ पे हो जा रहा है और COP15 के बारे में भी आप बता दिए। ये आपका इंटरनेशनल सम्मेलन है। जब इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और करंट अफेयर को साथ आपको रिलेट करके पढ़ते हैं साथियों तो आपका जो पढ़ने का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है वो काफ़ी डेवलप्ड हो जाता है। देखिए 15वां सम्मेलन वर्ष 2020 में चीन के कुनमिंग में होना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण सम्मेलन का एक हिस्सा ही हो सका था। वहाँ पे होना था
कुनमिंग नामक जगह है चाइना में, वहीं पे होना चाहिए था 2020 का ये जो 15वां सम्मेलन था। लेकिन वहाँ पे कोविड-19 आ जाने की वजह से वहाँ पे इस सम्मेलन को नहीं कराया गया। लेकिन देखिए इसके बाद यह सम्मेलन कनाडा में हो रहा है, हालांकि इसकी अध्यक्षता चीन के पास ही है। बस इतना ही मैटर आपको अगर 50 वर्ड में लिखने के लिए आता है साथियों, बस इतना ही मैटर आप लिख देंगे, आपका नंबर नहीं कटेगा। मीन्स कि नंबर आपके राइटिंग पे कट सकता है, आपके मात्रा पे कट सकता है, आप कौन सा वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं इस चीज पे कट सकता है, लेकिन मैटर पे आपका नंबर नहीं कटेगा। इसलिए नहीं कटेगा क्योंकि जो क्वेश्चन की डिमांड है वो आप अच्छे से यहाँ पे बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा है भारत का पहला भू पार्क, जिसको हम लोग जियो पार्क के नाम से जानते हैं। ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही रेलिवेंट है क्योंकि ये भी करंट अफेयर्स से ही डील कर रहा है। और जब करंट अफेयर्स की बात करते हैं साथियों तो हमको ये सारी चीजों को वहां पे डील करना अनिवार्य हो जाता है। देखते हैं साथियों। देखिए दोस्तों, ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई के मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर लम्हे गांव में भारत का पहला जियो पार्क क्या किया गया, इसकी स्थापना की गई। ये कहां पे किया गया है, किस प्रकार से किया गया है, कौन से मॉडल पे ये किया गया है, इन सभी चीज़ों के बारे में जो आपको यहाँ पे बताना था आपने बता दिया। किस गांव में करना ये भी आपने बता दिया। करने को मंजूरी दे दी है इस पार्क की स्थापना करने की, मीन्स कि ये जियो पार्क की स्थापना करने की किस नदी पे, नर्मदा नदी पे इसकी स्थापना करने के लिए क्या दे दिया गया, अनुमति दे दिया गया है। अब देखिए साथियों, जियो पार्क होता क्या है। जियो पार्क एक एकीकृत क्षेत्र है जिसका उद्देश्य भू वैज्ञानिक विरासत को अस्थायी रूप से संरक्षित करना है। मीन्स कि जो भू वैज्ञानिक विरासत होता है, जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होते हैं, उसको क्या करना, उसको विरासत को संभाल करके रखना है। यही इसका मेन उद्देश्य है। आगे देखिए साथियों, करा यह साइट पहले से ही यूनेस्को की भू विरासत की अस्थायी सूची में है। आपको पता ही होना चाहिए कि जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसकी अस्थायी सूची में इसको क्या किया गया, ऑलरेडी शामिल किया गया। किसको शामिल किया गया साथियों, तो जियो पार्क को यहाँ पे शामिल किया गया। आगे देखिए, जबलपुर के भेड़ घाटा लमेटा घाट क्षेत्र में नर्मदा घाटी के कई डायनासोर के जीवाश्म भी यहाँ पे पाए गए थे। इसीलिए इसको क्या किया गया था, इसको सूची में शामिल किया गया था, क्योंकि डायनासोर के यहाँ पे जीवाश्म भी पाए गए थे। मीन्स कि उसके हड्डियां वगैरह सभी चीज़ों को यहाँ पे पाया गया था, देखा गया था, उसीलिए इसको क्या किया गया था, उसमें शामिल किया गया था। नेक्स्ट की बात करते हैं साथियों, चीता परियोजना। ये चीता परियोजना के बारे में आप सभी लोगों के द्वारा कहीं ना कहीं न्यूज़ चैनल पे तो इसको देखने के भी आपको मिला होगा, और ये हमारे करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, और खासकर इसमें प्रधानमंत्री जी अच्छे से जुड़े हैं, इसलिए इस करंट अफेयर्स को आपको अच्छे से जानना चाहिए। देखिए, ये कह रहा है चीता परियोजना। चीता परियोजना साथियों क्या है, कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चर्चित परियोजना के अंतर्गत नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में उनको क्या किया गया, रखा गया। ये कहाँ से लाए गए हैं साथियों, ये चीते हैं, इनको कहाँ से लाया गया है, इनको नामीबिया से लाया गया। नामीबिया एक देश है, उसी नामीबिया देश से इन चीतों को लाया गया। और कहाँ पे इनको रखा गया है साथियों, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दे रहा हूँ, ये कूनो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, एक कूनो राष्ट्रीय उद्यान है, उसी नेशनल पार्क में इनको क्या किया गया, 8 चीतों को रखे गए हैं। ठीक, अब आगे देखिए, बड़े मांसाहारी जंगली जानवरों के अंदर महाद्वीपीय स्थानांतरण की यह विश्व की पहली परियोजना है। मीन्स कि इस प्रकार के बड़े जानवरों को स्थानांतरित किया गया, मीन्स कि एक जगह से दूसरे जगह क्या किया गया, लाया गया है, ट्रांसफर इनको किया गया है। देखिए आगे कह रहा है, मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में अफ्रीका देश, मीन्स कि जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका देश नामीबिया से 8 चीतों को लाया गया था। ठीक, ये बात आपको बताना होगा कि कितने नंबर ऑफ चीतों को लाया गया था, तो 8 चीताओं को यहाँ पे लाया गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको साथियों ये बतानी होगी कि एक मादा चीता थी, मीन्स कि एक महिला चीता है, मीन्स कि फीमेल चीता है, जिसका नाम आशा रखा गया। और ये आशा किसके द्वारा रखा गया है नाम साथियों, तो आप सभी को पता होगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका नाम क्या रखा गया था, आशा रखा गया। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये यहाँ से क्वेश्चन अगर चांसेस होंगे नेशनल करंट अफेयर्स से, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके चांसेस हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बनेंगे। साथियों, जितना मैं एनालिसिस कर रहा हूँ उसी अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही मैं आपके लिए आंसर फ्रेम करके लाता हूँ, जितना पॉसिबल हो सकता है। अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ इस चीज़ पे भी आंसर होना चाहिए, इस टाइप के भी होना चाहिए, तो साथियों कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में भी भेज सकते हैं। अगर मैं उस पर मैटर क्रिएट कर सकता हूँ तो डेफिनेटली मैं
उस पर आपके लिए आंसर फ्रेम करके लेकर के आऊँगा। अगर कोई करंट अफेयर है, कोई नेशनल करंट अफेयर है, कोई इंटरनेशनल करंट अफेयर है, अगर हमें भी लगता है कि हाँ वो एग्जामिनेशन में उसकी आने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है, अगर आपको भी लगता है, आपने भी कहीं से एनालिसिस किया है, तो हमें बताइए, मैं उस चीज़ पे आपके लिए आंसर अच्छे से अच्छा जितना हो सकता है उस टाइप का मैं आंसर फ्रेम करके लेकर के आऊँगा। अब देखिए साथियों, इस समय IPL चल रहा है और क्रिकेट जगत से सब कोई जुड़ा होता है, तो क्रिकेट से ही अगर कोई क्वेश्चन बन जाता है तो हम कैसे क्रिकेट के क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। इसीलिए मैंने क्रिकेट को भी क्वेश्चन को यहाँ पे शामिल किया है, क्योंकि हमारा एग्जामिनेशन अगले मंथ में है और आप सभी को पता है कि IPL का दौर चल रहा है। क्या पता कि एग्जामिनर के द्वारा इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए कह रहा है ICC ने कि क्रिकेट के नियमों में बदलाव, मीन्स कि जो ICC है इनके द्वारा क्रिकेट के नियमों में बदलाव कर दिए गए हैं। ICC ने मुख्य कार्यकारी समिति की बैठक के बाद क्रिकेट के कई नियमों में बदलाव किए हैं। कब किए हैं, मीन्स कि इनकी कार्यकारिणी की बैठक हुई थी और उस बैठक के बाद इन्होंने कई नियमों में बदलाव कर दिए। ये बदलाव क्या है, इसी बदलाव के बारे में बताते हैं। ये बदलाव 1 अक्टूबर 2022 को लागू एवं ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 विश्व कप में भी इन नियमों का पालन किया जाएगा। अब कब ये लागू किया जाएगा, कैसे होगा, तो ये बदलाव कब से लागू हो रहा है साथियों, तो 1 अक्टूबर से लागू हो रहा है। आपको पता है 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होता है और उसके एक दिन पहले क्या हो रहा है, ये ICICI के द्वारा, ICC के द्वारा नया अपना नियम लागू किया जा रहा है। कब लागू किया जा रहा है, 2022 में ये लागू किया जा रहा है और ये होने वाले T20 में भी लागू किया जाएगा। ठीक, आगे देखिए क्या कह रहा है, किस प्रकार के नियमों का बदलाव किया गया। प्रमुख नियमों में बदलाव, कौन कौन से नियम थे और किस किस नियमों में बदलाव किए गए। साथियों आपको जो आंसर लिखना होता है वो 50 से 75 वर्ड के लिमिट में ही लिखना होता है, इसीलिए मैं इसमें ज़्यादा बदलाव को लिख करके नहीं लाया हूँ, क्योंकि बदलाव तो इसमें बहुत से किए गए थे। अगर सभी बदलाव को लिखा जाए तो 2-3 पेज शायद कम पड़ जाए, लेकिन हमें उतना ही लिखना है जितना हमारा क्वेश्चन डिमांड कर रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हमको यहाँ पे काम करना है। अगर साथियों प्रमुख नियमों की बात करते हैं तो प्रमुख नियम में क्या आता है, जैसे जब नॉन स्ट्राइक पर खड़ा बल्लेबाज गेंद होने से पहले क्रीज छोड़ देता है तो गेंदबाजी से उसे रन आउट कर सकता है। गेंदबाज उसे क्या कर सकता है, रन आउट कर सकता है। यह खेल भावना के विपरीत नहीं है, इस प्रकार का कोई भी विपरीत नहीं है। यह रन आउट करने का एक तरीका भी है, इस प्रकार से भी क्या किया जा सकता है, रन आउट किया जा सकता है। सेकंड नियम क्या कर रहा है, किसी भी खिलाड़ी के कैच आउट होने पर जो नया बल्लेबाज आएगा, अगर कोई खिलाड़ी कैच आउट हो जा रहा है, जो कोई नया बल्लेबाज आएगा वह स्ट्राइक लेगा। अब क्या करेगा, वही बल्लेबाज जो नया आएगा वही स्ट्राइक लेगा, भले ही इससे पहले दोनों बल्लेबाज रन दौड़कर एक छोर से दूसरे छोर पर पहुंच चुके हों। अगर दोनों ने छोर भी बदल लिया है तो भी यही माना जाएगा कि जो अगर कैच आउट हुआ है, जो स्ट्राइक पे आएगा वो नया ही बल्लेबाज क्या होगा, स्ट्राइक पे आएगा। तो आप साथियों इस प्रकार के बदलाव को भी आपको देखना होगा कि किस प्रकार का यह बदलाव है, और इस टाइप से भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पुटअप किए जा सकते हैं। अब देखिए साथियों यहाँ पे इक्वालिटी से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ। ये हमारे इंडियन क्रिकेट से भी रिलेटेड कर रहा है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से भी रिलेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने इक्वल का साइन बनाया और इक्वल का जहाँ साइन मैंने बनाया वहाँ पे इक्वालिटी की बात आती है। इक्वालिटी हमारे देश में सबसे मस्ट होनी चाहिए और ये हमको फंडामेंटल राइट्स में भी देखने के लिए मिलता है। पुरुष और महिला बराबर समान मैच फीस। भाई जब महिला जितना काम कर रही है उतना ही काम पुरुष कर रहा है, जितना पुरुष काम कर रहा है उतना महिला काम कर रही है, तो वेतन में क्यों हम कमी दिखाएंगे, हमें वेतन भी समान देना है। देखिए ये भारतीय मीन्स की भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जिसको हम लोग BCCI कहते हैं, इनके द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया। कहा जा रहा है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने भेदभाव से निपटने के लिए भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेटरों के लिए समान मैच फीस का भुगतान करने की घोषणा की है। मीन्स कि सभी को क्या दिया जाएगा, एक समान सैलरी दिया जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा कि नहीं आप फीमेल हैं आपको कम सैलरी दिया जाएगा, अगर आप क्रिकेट खेल रही हैं, अगर आप पुरुष हैं तो आपको ज़्यादा दिया जाएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों को इक्वालिटी को क्या किया गया है, मेंटेन किया गया है। ठीक, भारतीय क्रिकेट बोर्ड अपनी अनुबंध महिला खिलाड़ियों के लिए वेतन इक्विटी नीति लागू कर रही है। ये क्या कर रही है, एक वेतन इक्विटी नियम को लागू कर रही है। वनडे टेस्ट और T20 मैचों के लिए अलग अलग फीस तय की गई है। वनडे के लिए क्या फीस दिया जाएगा और T20 मैच जो होता है इसके लिए क्या फीस दिया जाएगा। भारतीय महिला क्रिकेटरों को पुरुष क्रिकेटरों की तरह टेस्ट मैच के लिए 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। एक टेस्ट मैच के लिए उनको क्या किए जाएंगे, 15 लाख रुपए यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में साथियों बन सकते हैं। जितना मैं एक्सपेक्टेशन कर सकता हूं उसी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मैं आपके लिए आंसर फ्रेम करता हूं। अब देखिए साथियों यहाँ पे क्या कर रहा है, कूलिंग ऑफ पीरियड। ये कूलिंग ऑफ पीरियड क्या होता है साथियों, कूलिंग ऑफ पीरियड
आप पढ़ करके आपको समझ में आता होगा कि आप आईपीसी में चले गए हैं और आईपीसी में कहां पे चले गए, सेक्शन 300 में आप चले गए हैं। लेकिन ये आईपीसी का सेक्शन 300 नहीं है साथियों, ये मैथ से रिलेटेड मुद्दा है जिसको हम लोग कूलिंग ऑफ पीरियड कर रहे हैं। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मींस की जो एपेक्स कोड है, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड मींस की बीसीसीआई के कूलिंग ऑफ पीरियड में बदलाव करने को मंजूरी दे दी है। देखिए, इस फैसले के बाद अब कोई पदाधिकारी स्टेट बॉडी में 3 वर्ष से अधिक और बीसीसीआई में लगातार 2 बार अर्थात 6 वर्ष तक पर पद पर बना रह सकता है। मींस कि कोई भी बीसीसीआई का अधिकारी अपने पद पर 6 वर्ष तक लगातार बना रह सकता है। ये किसके द्वारा गाइडलाइन प्रोवाइड किया गया साथियों? तो ये एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा ये गाइडलाइन प्रोवाइड किया गया। नेक्स्ट देखिए करा, अब राज्य क्रिकेट एसोसिएशन और बीसीसीआई के कार्यकाल को एक साथ ही नहीं माना जाएगा। पहले यह माना जाता था कि आप इस तरह से अगर एसोसिएशन में काम कर रहे हैं तो माना जाएगा कि आप एक साथ दोनों कर रहे हैं। किस तरह से दोनों काम कर रहे हैं? मींस कि अगर राज्य क्रिकेट एसोसिएशन और बीसीसीआई में कार्यरत हैं तो माना जाएगा कि आप एक ही जगह कार्यरत है। ऐसे में कोई अधिकारी राज्य क्रिकेट में 6 वर्ष काम करने के बाद बीसीसीआई में भी 6 वर्ष काम कर सकता है। ये गाइडलाइन किसके द्वारा दिया गया? तो साथियों ये गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोवाइड किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2018 को लोधी कमेटी की सिफारिश के बाद कूलिंग ऑफ पीरियड लागू कर दिया गया था। किसके द्वारा किया गया था साथियों? तो ये लोधी कमेटी बनाया गया था और उसी लोधी कमेटी के बाद ये क्या किया गया था? वर्ष 2018 में इसको लागू कर दिया गया था। तो साथियों जो आंसर फ्रेम हो सकता था करंट अफेयर्स को देखते हुए, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को देखते हुए और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो भी मैटर यहां पे बन पा रहे थे उन सभी मैटर्स को मैंने यहां पे कवर करने का डेफिनेटली प्रयास किया। साथियों यहां पे कमेंट बॉक्स खुला होता है, अगर आपको लगता है कि नहीं इस मैटर पे भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन होना चाहिए तो प्लीज वो मैटर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर मुझे रेलिवेंट लगता है और आप लोग बताते हैं कि नहीं ये रेलिवेंट है, इस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, आप भी एनालिसिस कर रहे हैं तो उस पर बताएंगे, आप हमको रिकमेंडेशन देंगे तो मैं उस पर क्या करूंगा, मैं उस पर कुछ आंसर फ्रेम करके आपके लिए डेफिनेटली वर्क करके मैं लेकर के आऊंगा। और साथियों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और साथियों अपने फ्रेंड सर्कल में इसको प्लीज शेयर करिए जिससे कि और लोगों तक ये वीडियो का एक्सेस हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को वॉच करने के लिए। थैंक यू।